नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे और समझते हैं कि भारत में शिक्षा का इतिहास कैसा रहा है। कभी सोचा है कि हमारे आज के स्कूल, कॉलेज, क्लासरूम्स ये सब ऐसे क्यों हैं? मतलब जो एग्जाम्स होते हैं, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स का डिजाइन भी, इन सब की जड़ें आखिर हैं कहाँ? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। ये तो हजारों साल पुरानी है। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जहां सीखना मतलब जिंदगी से कुछ अलग नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का ही एक तरीका था। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है प्राचीन भारत, एक ऐसी दुनिया जहां शिक्षा का पूरा केंद्र गुरु हुआ करते थे। और इस दुनिया की जो नींव थी, वो थी गुरुकुल पर रखी हुई। अब ये कोई आज के जैसा स्कूल नहीं था, नहीं। ये तो एक तरह का रेजिडेंशियल सिस्टम था, जहां शिष्य यानी स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ ही रहते थे। मतलब कह सकते हैं कि ये ज्ञान और जीवन दोनों का एक ही रहर था। अच्छा, तो ये गुरुकुल की दुनिया आखिर थी कैसी? आज से सोचें तो बहुत ही अलग। यहाँ शिक्षा कोई अलग से करने वाली एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका था। गुरु सिर्फ टीचर नहीं थे, वो एक गाइड, एक मेंटर और सच कहें तो एक पेरेंट की तरह थे। जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर था। मतलब आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक, तीनों पर। पढ़ाई में वेद, फिलॉसफी, लॉजिक तो था ही, साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती थी। और फीस, कोई फॉर्मल फीस स्ट्रक्चर नहीं था। शिष्य या तो सेवा करके या बाद में गुरु दक्षिणा देके अपना कर्ज चुकाते थे। और सारा ज्ञान वो लिखा नहीं जाता था, बल्कि जबानी तौर पर याद करके और सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक नई सोच आई जिसने भारत में शिक्षा की पूरी दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये बात है 19वीं सदी की। भारत में एक नई पावर आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनके आने के साथ ही शिक्षा का मकसद भी पूरी तरह से बदल गया। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपना इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए क्लर्क चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे। और इस नए मकसद को लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में अपने शब्दों में बिल्कुल साफ कर दिया। वो चाहते थे एक ऐसा क्लास बनाना जो खून और रंग से तो इंडियन हो, पर जिसकी पसंद, जिसके विचार, जिसकी नैतिकता और जिसकी सोच पूरी तरह से इंग्लिश हो। और इन्हीं शब्दों ने आने वाले भारत की नींव रख दी। और ये हैं वो शख्स, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। उनका जो 1835 का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन था ना, उसने एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की पढ़ाई लिखाई का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, इसका असर तो हम आज भी महसूस करते हैं। तो अब जरा इन दोनों दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ गुरुकुल सिस्टम, जिसका मकसद था सेल्फ रियलाइजेशन, आध्यात्मिक ग्रोथ। और दूसरी तरफ ब्रिटिश सिस्टम, जिसका सीधा साधा गोल था क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार करना। सिलेबस भी देखिए, कहाँ एक तरफ होलिस्टिक और फिलॉसफिकल पढ़ाई थी और कहाँ अब यूरोपियन साइंस और लिटरेचर पर फोकस था। भाषा, संस्कृत और लोकल भाषाओं की जगह अब इंग्लिश ने ले ली। तो नतीजा क्या निकला? जहां गुरुकुल से ज्ञानी और समझदार लोग निकलते थे, वहीं इस नए सिस्टम से एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स तैयार हो रही थी। अब देखिए, सिर्फ सोच से तो काम नहीं चलता। इस नई सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत ढांचे की, एक सिस्टम की जरूरत थी। और यहीं से उस नए सिस्टम की नींव पड़नी शुरू हुई। और इस नींव का जो सबसे जरूरी पत्थर था, वो था 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे यूं ही नहीं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये नाम ही इसके ऐतिहासिक महत्व को बताता है। इसी डिस्पैच ने उस एजुकेशन सिस्टम की नींव डाली जिसे हम आज भी अपने आसपास देखते हैं। मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम, प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। प्राइवेट स्कूलों को इनकरेज करने के लिए ग्रांट्स एंड एड यानी सरकारी मदद का सिस्टम शुरू हुआ। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाने की सिफारिश की गई। और हाँ, टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया। हायर एजुकेशन के लिए तो इंग्लिश को ही मीडियम बनाया गया, लेकिन साथ ही साथ लोकल भाषाओं को भी थोड़ी बहुत मान्यता दी गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम बस बन गया और फिर सब कुछ वैसा ही रहा। नहीं, इसके लागू होने के बाद भी दशकों तक इसकी समीक्षा होती रही। नए नए कमीशन बने और इसमें सुधार की कोशिशें भी चलती रहीं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बदलाव का सफर साफ दिखता है। 1882 में आया हंटर कमीशन, जिसने प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया। फिर आया 1917 में सैडलर कमीशन, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट कॉलेजेस बने, जो आज के +2 सिस्टम की शुरुआत थी एक तरह से। 1929 में हार्टॉग कमेटी ने बताया कि एजुकेशन की क्वालिटी में दिक्कतें हैं, सिस्टम में ठहराव आ गया है। और फिर
1937 में महात्मा गांधी एक बिल्कुल अलग, एक रैडिकल ऑल्टरनेटिव लेकर आए, जिसे वर्धा स्कीम कहा गया। गांधी जी के ये जो वर्धा स्कीम थी, या जिसे बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, ये उस वक्त के ब्रिटिश मॉडल से जमीन आसमान का फर्क रखती थी। इसका विजन क्या था? पहला, सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। दूसरा, पढ़ाई को किसी हाथ के काम, किसी क्राफ्ट के आसपास बनाना। तीसरा, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पर जोर देना और पढ़ाई को बच्चे के आसपास के माहौल से जोड़ना। और सबसे जरूरी बात कि पढ़ाई का मीडियम बच्चे की अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, हमें विरासत में क्या मिला है, और ये विरासत अपने साथ कौन से सवाल लेकर आई है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, आज हमारे स्कूलों का जो ढांचा है, ये जो फॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, जो फिक्स सिलेबस है, और ये जो लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ सीधे सीधे 19वीं सदी की उन्हीं पॉलिसीज की देन है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। और यहीं पर आकर ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। 150 साल से ज़्यादा हो गए हैं। क्या इतने सालों में शिक्षा का, एजुकेशन का असली मकसद बदला है, या फिर हम आज भी उसी पुराने ढांचे में रहकर एक नए भविष्य को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।